नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी ऑनलाइन पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी पेट का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सही उत्तर का चयन कीजिए। सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं। ऑप्शन ए है। बी है, वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज्य का सदस्य बन सकता है। सी है, 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह हैं। डी है, वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह योग्य हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, बाकी सब गलत है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्न में से कौन करता है। तो इसका विनिश्चय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 110(3) के तहत यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। प्रत्येक धन विधेयक पर लोकसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण पृष्ठांकित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है। नेक्स्ट है दोस्तों, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो 60 दिन अनुपस्थित रहने पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए संसद सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। तो शक्तियों का परिसीमन विधि के शासन का प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। पहला है शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो 1, 2 और 4 सही हैं, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। 3 ये गलत है, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। तो भारतीय संविधान भारत के शासन अधिनियम 1935 का सर्वाधिक ऋणी है। ज्यादातर प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। 1935 के अधिनियम की लगभग 200 धाराओं को उसी तरह अथवा थोड़ा बहुत संशोधन के साथ संविधान में रख लिया गया है। नोट, जैसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना, स्वतंत्र एवं अखंड न्यायालय, प्रांतीय तथा केंद्रीय विकेंद्रीकरण, केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध, केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था इत्यादि। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त
रक्त होता है, तो रक्त एक संयोजी उत्तक होता है। ऑप्शन ए सही है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। इसकी उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा, कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव एक जीवित उत्तक है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर तक रक्त की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारी जल है एक, तो भारी जल एक मंदक है। भारी जल को एक मंदक रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में परमाणु परियोजनाओं के संचालन में भारी जल की विशिष्ट भूमिका है। इसका उपयोग उच्च दाब वाले गुरु जल रिएक्टरों में नियंत्रक और शीतलक के रूप में किया जाता है। प्रथम भारी जल संयंत्र 1961 में बंगाल में लगाया गया था। तो भारी जल एक प्रकार का मंदक है। नेक्स्ट है दोस्तों, घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे होते हैं? तो घरेलू बिजली के तार आधार रूप में समांतर संयोजन में होते हैं। समांतर संयोजन में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है घरेलू बिजली के तारों में प्रतिरोधों को। इससे प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर समान होता है। साथ में समांतर क्रम संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल वातावरण में ध्वनि नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। साधारण बातचीत 10 से 20 डेसिबल होता है। तेज बातचीत 20 से 40 डेसिबल होता है। लाउड स्पीकर 70 डेसिबल के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन है, मैथ से संबंधित है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी भिन्न हम निकालेंगे तो 5/6 बराबर हो जाएगा 0.83। फिर 6/11 निकालेंगे तो इसका 0.54 हो जाएगा। और 2/3 निकालेंगे तो इसका 0.67 हो जाएगा। 8/9 निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 0.89। और 6/7 निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 0.85। तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा 6/7। ये हो जाएगा 8/9। सॉरी 8/9 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा। तो 8/9 जो है बी होगा। 10वें का बी हो जाएगा। 10वें का नेक्स्ट है दोस्तों 11वां क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है, माना संख्या यक्स है, और यक्स में से यक्स का 1/7 कह रहा है 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1/7 संख्या का 1/7 हमने घटा दिया तो परिणाम जो है, परिणाम क्या प्राप्त होगा? 30 कम हो जाता है। यक्स से 30 कम हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 7x माइनस एक्स बटे 7 इक्वल टू x माइनस 30, 6x इक्वल टू 7x माइनस 210
और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 210। ठीक है दोस्तों, 210 ऑप्शन डी हो जाएगा। 11वें का ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे रूट है, रूट ऐसे हम करेंगे। तो 12वां क्वेश्चन है, रूट 0.0169 x बराबर 1.3 है, तो फिर x की वैल्यू प्राप्त करना। तो x का वैल्यू हम निकालेंगे इसी से। x इक्वल टू हो जाएगा 1.3 और यह पक्षांतर करने पे रूट 0.0169 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका हो जाएगा 1.3 बटे, अब इसका वैल्यू हो जाएगा 0.13, 0.1, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10, x इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है, 12वां का ए सही। अगला क्वेश्चन है 13वां, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो माना 5 क्रमागत संख्या, 5 क्रमागत संख्या जो है x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 एवं x प्लस 8। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। तो अब इसका हम जब औसत निकालेंगे, औसत 40 है, औसत 5, तो इक्वल टू यहाँ पे कर देंगे। 40 है तो हो जाएगा 5x जोड़ने पे प्लस 20 इक्वल टू 4 पच्चे 20, 200 हो जाएगा, 200। अब x इक्वल टू 36 हो जाएगा निकालने, तो x इक्वल टू 36 यानी कि b बराबर 36, बी ऑप्शन बी होगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर है, गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है? तो एक गांव में अशिक्षित व्यक्ति जो है वो 200 है, अशिक्षित। एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 200 अशिक्षित नहीं है, 111 साक्षर हैं। तो 111 साक्षर हैं तो अशिक्षित निकल जाएंगे, 200 में से 111 घटाएंगे तो 89 जो है अशिक्षित हो जाएंगे, अशिक्षित। अब इनका अभिष्ट प्रतिशत जो होगा, अभिष्ट प्रतिशत अशिक्षितों का, तो 89 बटे 200 गुणे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे तो हो जाएगा 44.5%। 44.5% ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्तों, 14वां का बी हो जाएगा। अगला है 15वां क्वेश्चन, कामायनी के रचनाकार हैं। तो कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं हैं प्रेम राज्य, झरना, आंसू, लहर, कानन, कुसुम आदि। सुमित्रानंदन पंत के कुछ रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांतर, स्वर्ण, किरण आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कुछ रचनाएं हैं
अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास आदि। महादेवी वर्मा की रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, सप्तपदा आदि। तो इस तरह ऑप्शन ए हो जाएगा। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ निर्दोष होना या निष्कलंक। निर्दोष होना या निष्कलंक 16 का ये हो जाएगा। इसका जो है कामायनी का जयशंकर प्रसाद है। अगला है 17वां क्वेश्चन। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन कीजिए। तो सही वाक्य है इसमें, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ। बी है, तुम इसके दाम देते जाओ। सी है, तुम इसका दाम देते जाओ। डी है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, तुम इसका दाम देते जाओ। तो बी सही वर्तनी। अगला है तो 17 का हो जाएगा बी। 18वां क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो अवधि, 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 अवधि है, ए है। बी है अनुचर, नौकर, आदि, अंत, अभिनय, नाटक। तो अवधि, अवधि समय से, अवधि का तात्पर्य समय है, अवधि ये भाषा है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा समरूपी भिन्नार्थक। तो ये जो है भिन्न है, बाकी सब एक दूसरे से मेल खाते हैं। विकल्पों में समरूपी भिन्नार्थक शब्द अवधि, अवधि है। अगला है निम्नलिखित 19वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं? चंद्रमा का पर्यायवाची शशि, विधु, चांद ये सब पर्यायवाची हैं। सी ऑप्शन सूत जो है ये पर्यायवाची नहीं है चंद्रमा का। सूत का अर्थ सारथी होता है, शेष शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची है। 20वां क्वेश्चन है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो ये मोहम्मद गजनवी ने किया था। एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत करने का कार्य मोहम्मद गजनवी ने किया था। मोहम्मद गजनवी अपने सिक्कों पर एक और कलमा का संस्कृत अनुवाद अव्यक्तमेकं अवतार अंकित करवाया था। 21वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध हुआ था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। 21वां का बी हो जाएगा। अगला है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया? तो ये जो है 21वां का बी हो जाएगा, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। बाईसवां है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन ए सही है। आरंभ में जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया
और अपने धर्मोपदेश के लिए आम लोगों को बोलचाल की प्राकृतिक भाषा को अपनाया। अपने धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए और ये ग्रंथ ईसा के 6ठी सदी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान में, जो एक महान विद्या का केंद्र था, अंतिम रूप से संकलित किए गए। तो ये अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। मानव संविधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। मानव संविधान में कुत्ते बुर्जहोम में दफनाए गए थे। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। नौपाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत कश्मीर प्रांत के पुरास्थलों का उल्लेख किया जा सकता है। इनमें बुर्जहोम तथा गुफकराल विशेष महत्व है। बुर्जहोम नामक पुरास्थान की खोज 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में किया गया। इसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। 6 सदस्यीय बोर्ड का मुख्य उद्देश्य कंपनी के व्यापारिक मामलों को छोड़कर असैनिक, सैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को देखना था। अगला है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। तो जलियांवाला बाग नरसंहार जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919। इसमें 1000 लोग मारे गए। इस हत्याकांड, लगभग 1000 से अधिक लोग, इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी तथा शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। अगला क्वेश्चन है 27वां, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? तो बंगाल के विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द किया गया। 6 मई 1910 को जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट बने। इसके उपलक्ष्य में दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की नई राजधानी बनाई गई। तो 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की नई राजधानी बनाई गई। अगला है, महलवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? तो महलवाड़ी प्रथा में ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से
राजस्व का बंदोबस्त हुआ था। तो ऑप्शन डी सही है। महलवाड़ी पद्धति के अनुसार भूमि कर की इकाई कृषक का खेत नहीं अपितु ग्राम अथवा महाल, जिसे जागीर का एक भाग होता था। यह पद्धति संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई, जिसके अंतर्गत 30% भूमि शामिल था। इस पद्धति में भूमि समस्त ग्राम सभा की सम्मिलित रूप से होती थी, जिसको भागीदारों का समूह कहते थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है, तो वह अमेजन नदी है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी। किंतु क्षेत्रफल और बहाव के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। अमेजन विश्व की सबसे विशाल और नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो इस तरह क्षेत्रफल और बहाव के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन हो जाएगा। प्रधान यामोत्तर ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। तो ये अंध महासागर में अवस्थित है। 30 का हो जाएगा ये। प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में काटती हैं, तो इसको अटलांटिक महासागर कहते हैं या अटलांटिक महासागर या अंध महासागर। ठीक है दोस्तों, 31वां क्वेश्चन है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने नवंबर दिसंबर हैं। मानसून के सामान्य महीने तमिलनाडु में नवंबर दिसंबर है। 15 सितंबर को जब सूर्य भूमध्य रेखा के पास होता है तब भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून लौटता है। इसे लौटता मानसून कहा जाता है। यह बंगाल की खाड़ी द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है जो नवंबर दिसंबर में तीव्र हो जाता है, जिसे उत्तर पूर्वी शीतकालीन मानसून कहा जाता है। इससे नवंबर दिसंबर में आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा तमिलनाडु में वर्षा होती है। ठीक दोस्तों, तो अगला है 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती हैं? तो उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये तीनों, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये उत्तर प्रदेश की सीमा है। पंजाब सीमा नहीं बनाता है उत्तर प्रदेश। तो इस तरह ऑप्शन बी हो जाएगा 32वें का, बी 2 3 4। अगला है 33वां क्वेश्चन, वर्ष 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो 1 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 20.09% रहा, जबकि देश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर
17.07%। 17.07%। भारत, पूरे भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर। अगला है 34वां क्वेश्चन। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति घोषित की गई थी। तो सेज नीति अप्रैल 2000 में घोषित की गई थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। अगला है अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है। तो अदृश्य निर्यात का अर्थ सेवाओं का निर्यात। तो 35वां का हो जाएगा ए, सेवाओं का निर्यात, अदृश्य निर्यात होता है। पैंतीसवां हो गया। 36वां है। 36वां क्वेश्चन, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। तो खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना दूसरी योजना के काल में की गई थी। दूसरी योजना के काल में की गई। अगला है गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है। तो गिल्ट एज्ड बाजार जो है ये सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। गिल्ट एज्ड बाजार का संबंध कम जोखिम वाली प्रतिभूतियों से होता है। इसमें सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। गिल्ट एज्ड बाजार का अर्थ है सर्वोत्तम या उत्कृष्ट। इसे उत्कृष्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्रय विक्रय किए जाने वाले सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है, अर्थात अन्य प्रतिभूतियों के समान इसमें अस्थिरता नहीं होती है। 38वां लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है। नीति का पूरा स्वरूप हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म जो हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान हो जाएगा। जनवरी 2015 में सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नामक एक नई संस्था का गठन किया। यह संस्था सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करती है और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करती है। नीति आयोग का गठन इस प्रकार है, भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। पूर्णकालिक व अंशकालिक सदस्य होते हैं और पदेन सदस्य भी होते हैं नीति आयोग। तो इस तरह दोस्तों यह यूपी पेट का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।
दोस्तों, आप लोग नोटिफिकेशन आइकॉन बेल को प्रेस कर लें, जिससे हमारे नए अपडेट्स और नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और अन्य लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।